या जो आपका टूथ है, नजर आने वाला, क्लिनिकली नजर आने वाला टूथ जो है वो आपको लंबा महसूस होता है बाकी दांतों की निस्बत, तो इसका मतलब है कि आपका जो टूथ है वो एक्सपोज हो चुका है, उसकी जो रूट है वो एक्सपोज हो चुकी है। अब वो रूट काफी प्रॉब्लम काज करती है। एक तो दिखने में एस्थेटिकली बड़ी कंप्रोमाइज होती है, आपको दिखने में, स्माइल करने में बड़ा मसला आता है। दूसरी सिचुएशन ये होती है कि आपको सेंसिटिविटी फील होती है उस टूथ में, उस स्पेसिफिक टूथ में जिसमें गम रिसेशन हो चुकी हो। तो या अगर ज्यादा दांतों में है तो वो जितने भी दांतों में है तो उनमें ये आपको इश्यूज होते हैं। अब थोड़ा सा हम रिकैप ले लेते हैं कि ये जो गम रिसेशन है आपकी ये होती क्यों है, ताकि हम उन्हें अवॉइड करना भी तरह देख सकें। तो सबसे ज्यादा जो इसकी काज है कि हमारी जो गम रिसेशन जो हो जाती है, उसमें ज्यादातर पेशेंट्स में जो मैंने देखा है वो उनमें एक हैबिट होती है जिसको वो टूथ ब्रशिंग कहते हैं। हार्ड टूथ ब्रश लेके फिर उसको बहुत ज्यादा जोर के साथ रगड़ते हैं और गलत तरीके से रगड़ते हैं। बाय द वे, अगर आप ठीक तरीके से ब्रश करना देखना चाहते हैं या जानना चाहते हैं तो मेरी वीडियो है, लिंक मैं दे रहा हूं, वो आप देख सकते हैं कि कैसे ब्रश ठीक तरीके से करना है। और अगर ब्रशिंग टेक्निक आपकी ठीक होगी तो आपका गम रिसेशन का प्रॉब्लम नहीं होगा। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपका जो गम डिजीज है, मसूड़ों की बीमारी है, उसके नतीजे में भी आपकी गम रिसेशन होना शुरू हो जाती है। तीसरे नंबर पे कुछ लोग जो है नेल बाइटिंग करते हैं या नेल को दांतों को मदद से वो रगड़ते हैं, पैराफंक्शनल एक हैबिट होती है, तो उसकी वजह से भी गम रिसेशन आपका स्पेसिफिक कोई टूथ हो सकता है। इसके अलावा आपकी जो एक स्मोकिंग है उसकी वजह से भी आपको गम रिसेशन हो सकती है। अब हम सिर्फ आज देखेंगे कि क्या इसका इलाज मुमकिन है। सबसे पहले तो जो कन्वेंशनल हमारा ट्रीटमेंट है वो तो ये है इसके बारे में कि हम जो है ना रूट प्लानिंग और स्केलिंग और पॉलिशिंग और आपकी ओरल हाइजीन मेजर्स और आपके मुंह की सफाई, इस सब चीजों को मेंटेन करेंगे। ये प्राइम इंपॉर्टेंस की बातें हैं कि ये सारी चीजें हमारे से कंट्रोल में होंगे। सबसे पहले हम इन चीजों को केटर करेंगे। और अगर आप इस चीज को फॉलो करते हैं कि आपकी जो ओरल हेल्थ है वो बड़ी हाइजीनिक हो जाती है, आपकी ठीक हो जाती है, सारा कुछ कम, आपकी जो स्केलिंग हो गई, पॉलिशिंग हो गई, ओरल हाइजीन है बिल्कुल जबरदस्त हो गई, तो अब कुछ फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि क्या इसका इलाज मुमकिन है कि नहीं है। सबसे पहले तो जो आपकी गम रिसेशन है उसका इलाज किस चीज पे डिपेंड करता है, ये चीजें हम थोड़ी सी देख सकते हैं, और किन किन लोगों में इसका इलाज मुमकिन है हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। अगर तो आपकी जो गम रिसेशन है वो इस लेवल तक है कि सिर्फ वो गम जो है, जो सॉफ्ट टिश्यू है, वो सिर्फ रिसीड करके नीचे आया हुआ है, एक या दो सरफेसेस पे दांत की, और जो रूट है वो एक्सपोज हो चुकी है, लेकिन लेकिन कोई बोन लॉस नहीं हुआ, कोई हड्डी जो है दांतों की जो इर्द गिर्द हड्डी होती है उसका जो लेवल है वो इंटैक्ट है, वो उसकी जो वर्टिकल हाइट है वो मेंटेन्ड है, जो आपका बोन लॉस है वो नहीं है, तो फिर हम उसको ट्रीट कर सकते हैं बड़ा सक्सेसफुली, कामयाबी के साथ। वो कैसे, वो आगे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अब इसमें क्या चीज इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगर आपका गम रिसेशन जिस तरह से आप फोटो में देख रहे हैं कि इस लेवल की अगर गम रिसेशन है तो फिर आपकी ट्रीटमेंट पॉसिबल है, क्योंकि इस लेवल पे अगर हम एक्सरे में देखेंगे तो बोन लॉस नहीं होगा। आपका जो बोन लेवल है, जो टूथ के कॉलर के को बना हुआ है बोन का, वो अगर इंटैक्ट है तो आपका जो हम गम है वो ग्राफ्ट करके या किसी और तरीके से सर्जरी करके हम मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन एक दफा अगर बोन लेवल आपका नीचे आ गया, जो हाइट है बोन की वो लॉस हो गई, तो फिर ये मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए कि हम उसको गम को ग्राफ्ट करें, क्योंकि उस गम को जो होल्ड करना है, जो उसको सस्टेन करना है, उस जो ग्राफ्ट को रिसीव करना है और एक्सेप्ट करना है, वो करना है आपकी बोन ने। और अगर आपकी बोन ही मेंटेन्ड नहीं है तो हम जितनी भी ग्राफ्ट लगा लें तो वो फेलियर की तरफ चला जाएगा। तो ये पहली बात जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगर आपकी बोन इंटैक्ट है और सिर्फ एक सरफेस पे आपका या दो तीन दांतों पे या ग्रुप ऑफ टीथ पे सिर्फ अटैचमेंट लॉस है गम टिश्यू का, बोन इंटैक्ट है अपनी जगह पे और इंटरडेंटल दोनों साइडों से बोन आपकी बिल्कुल ठीक है, और इस तरह का डिफेक्ट है जो आपको नजर आ रहा है, तो फिर हम इसकी जो है वो ट्रीटमेंट कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे ये है कि जो अटैचमेंट, ये जो लॉस है या जो गम रिसेशन है, ये आपका फ्रिनल अटैचमेंट की वजह से नहीं है, क्योंकि फ्रिनल अटैचमेंट की वजह से अगर है तो वो फिर से हो जाएगा, क्योंकि फ्रिनल अटैचमेंट से फिर वो उसे पुश करेगी, उसके लिए फिर हमें सेकंड सर्जरी की तरफ जाना पड़ेगा। उसको पहले जो फ्रिनल अटैचमेंट है उसको फ्री करना पड़ेगा, उसके बाद हम देखेंगे कि सर्जरी की जा सकती है कि नहीं। तीसरे नंबर पे जो है, अगर
ऐसा एरिया है जो एस्थेटिक है और जिसकी वजह से सेंसिटिविटी भी आपको हो रही है, तो फिर आपको ये चीज करा लेनी चाहिए। और किसी लोकल 2 3 या 4 दांतों में ये प्रॉब्लम है तो आपका हम ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर जनरलाइज है, सारे दांतों में है गम रिसेशन और आपके गम्स पेरिडोंटल डिजीज की वजह से बहुत नीचे आ चुके हैं, और वो अगर पेरिडोंटल डिजीज है तो इसका मतलब ही यही है कि आपकी जो बोन है वो भी बहुत नीचे आ चुकी है। तो इन दोनों सिचुएशंस में आपका जो गम है वो हम ठीक नहीं कर सकते। लेकिन इसलिए जरूरी ये है बात समझना कि आप जितना भी जल्दी हो सकता है चेकअप कराएं, क्योंकि अगर अर्ली स्टेज पे अगर आपकी अगर पेरिडोंटल डिजीज भी होगी या 1 2 दांत पे लोकलाइज्ड होगी आपकी डिजीज, तो हम उसको इस तरीके से ठीक कर सकते हैं। और अगर एडवांस्ड स्टेज पे चली गई तो देन इट विल बी डिफिकल्ट। तो इसलिए ये बड़ा जरूरी है कि आपके चेकअप किया जाए और पहले मुआयना किया जाए, आपको कुछ ओपीजी एक्सरे कराए जाएंगे जिससे देखेंगे कि बोन का लेवल क्या है। और इसके अलावा ओरल हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं कि किन किन लोगों में ये जो गम रिसेशन है उसका इलाज पॉसिबल नहीं है। अगर तो बोन लॉस है उस तब इलाज नहीं हो सकता। अगर पेशेंट जो है वो स्मोकर है, स्मोकिंग करता है, तो फिर भी उसका इलाज जो है कर तो सकते हैं, लेकिन उसमें फेलियर के चांसेस ज्यादा हैं। उसकी वजह यह है कि जब आप स्मोकिंग करते हैं तो आपका जो माइक्रोवेस्कुलेचर है, जो आपकी कैपिलरीज हैं, जो आपके मसूड़ों को ब्लड सप्लाई करने का एक तरीकाकार है, वो कंप्रोमाइज हो चुका होता है। तो आपके मसूड़ों को जो ब्लड सप्लाई है, जो ब्लड है जिसने उस ग्राफ्ट को अगर जो हमने लगाना है उसको रिसीव करना है, एक्सेप्ट करना है और उसको जो है जिंदा रखना है, तो वो उसकी कैपेसिटी कम हो जाती है। तो इसलिए फेलियर के ज्यादा चांसेस होते हैं अगर जो है आपका स्मोकिंग करते हैं या किसी भी किस्म का। दूसरे नंबर पे यह है कि ओरल हाइजीन आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, मुंह की सफाई आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब ये थोड़ा सा हमने ओवरव्यू ले लिया। अब अगर आपका हमने चेकअप किया और हमें पता चल गया कि बाकी आप में जो ग्राफ्टिंग प्रोसीजर है या रूट कवरेज प्रोसीजर है, जिसको हम पेरिडोंटल प्लास्टिक सर्जरी भी कहते हैं, जिसको हम रूट कवरेज प्रोसीजर भी कहते हैं, इसमें जो सबसे बेस्ट तरीका है वो ये है कि हम एक आपके मसूड़े का टनल बनाएं, एक पाउच बनाएं, एक इन्वेलप क्रिएट करें, आपके मसूड़े को उठा लें आपकी बोन से जहां से हमारा जो मसूड़ा है वो कम है। लेकिन इससे पहले इस सर्जरी से पहले सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि हम आपकी स्केलिंग, रूट प्लानिंग और ओरल हाइजीन, इन 3 चीजों को बहुत अच्छे से मेंटेन करेंगे। उसके बाद हम सर्जरी की तरफ जाएंगे। सर्जरी आपकी सिर्फ जो है वो लोकल एनेस्थीसिया जिसे हम कहते हैं, सिर्फ उसी वक्त उसी जगह पे आप मुकम्मल होश में होंगे, सिर्फ उस जगह को सुन करके आपका जो है वो हम सर्जरी कर सकते हैं। और ये कोई इतना कोई बड़ी सर्जरी नहीं है। इसमें यह है कि हम उस जो गम टिश्यू है उसको उठाते हैं बोन से कंप्लीटली और बड़े प्रिसाइज तरीके से, ताकि वो डैमेज भी ना हो, वो टीयर भी ना हो। और वो उसके बाद हम क्या करते हैं कि उसको फ्री करते हैं चारों तरफ से, उसकी जो बोन की अटैचमेंट है उसके साथ से, ताकि हम एक पाउच क्रिएट कर सकें, टनल क्रिएट कर सकें, एक एनवेलप सा क्रिएट कर सकें, जिसके अंदर फिर हम ग्राफ्ट प्लेस करें कहीं और से लेके, जो कि हो सकता है हम उस पेशेंट का अपना ही टिश्यू ले लें, उसके पैलेट से या जो तालू हम जिसे कहते हैं उसकी सरफेस से ले लें थोड़ा सा, वो बाद में ग्रो बैक कर जाएगा और यहाँ से हम थोड़ा सा टिश्यू अंदर से लेके हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे और फिर हम उसको सूचर कर देंगे, टांके लगा के उसको बिल्कुल ठीक कर देंगे। और इस तरीके से हम उसकी सर्जरी करके हम पेशेंट को बिल्कुल रिकवर कर सकते हैं। इससे सेंसिटिविटी भी ठीक हो जाएगी, एस्थेटिक इशू भी ठीक हो जाएगा, और ओवरऑल जो एक टूथ की एक्सपोजर था जिसके नतीजे में काफी सारे और भी प्रॉब्लम्स आपको आने थे, क्योंकि रूट एक्सपोज थी तो उसको कैविटी लग सकती थी, तो आप हर चीजों से बच जाएंगे। और ये जो आपको पिक्चर नजर आ रही है ये उस पेशेंट की है जो 1 साल बाद उसकी पिक्चर ली गई है इस रूट कवरेज प्रोसीजर के बाद। तो इसका सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। लेकिन वही बात कि पेशेंट सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि किस मरीज में ये हो सकता है, किस मरीज में ये नहीं हो सकता। अगर हो सकता है तो देन बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके और आपको जरूर करा लेना चाहिए। इसलिए जरूरी यह है कि जल्द से जल्द चेकअप कराया जाए, ताकि जो भी प्रोसीजर है वो अर्ली पॉसिबिलिटी में जो है वो क्रिएट कर सके। इसको टनलिंग टेक्निक भी कहते हैं, पाउच टेक्निक भी कहते हैं, रूट कवरेज प्रोसीजर भी कहते हैं। और इसको हम जो है वो करते हैं इस तरीके से जिस तरीके से मैंने आपको बताया है। तो अगर आपकी गम रिसेशन का इशू हो रहा है तो इसको आप इग्नोर ना करें, इसको चेकअप कराएं और एज अर्ली एज पॉसिबल इसका ट्रीटमेंट कराएं। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।